हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग सोशल साइंस का सैंपल पेपर 1 कर रहे हैं जिसके टोटल मार्क्स है 40। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स? तो आंसर है रेफ्रिजरेटेड शिप्स। रेफ्रिजरेटेड शिप्स की मदद से पेरिशेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट इजीली करा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। ठीक है, सबसे पहले प्रिंटिंग चाइना में डेवलप हुई थी, उसके बाद जापान में थी, उसके बाद कोरिया। एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ, एटीएम किसका एग्जांपल है? तो एटीएम इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होगी? शुगर, कॉफी, टी, ये सब तो नहीं हो सकते हैं, तो कौन सी बात है? पेट्रोकेमिकल्स, जहाँ पे मिनरल्स यूज होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर हाईवेज? तो सुपर हाईवेज का क्या था कि अगर हमें एक सिटी से बी सिटी में ट्रैवल करना है तो उसके बीच का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है, वुमेन मूवमेंट इज कॉल्ड। वुमेन मूवमेंट को क्या कहते हैं? हम लोगों ने बहुत बार सुना है वुमेन मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज द यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट विल रिमेन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है अनसर्टेन, तो ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं इस वाले का। पावरफुल तो नहीं रह सकती है, पीसफुल भी नहीं रह सकती, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो पावरफुल कैसे रह सकती है? ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ये वाला आंसर मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आप लोग भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके लिए क्या करना है मैंने यहाँ पे लिखा भी था, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। तो देखो सबसे पहले तो मार्जिन ड्रॉ होती है हमारे पेपर में, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं ग्रेट डिप्रेशन का, कब से कब तक शुरू हुआ था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन एट 1929 and lasted till mid 1930s. Most of the country experienced a decline in income, employment, production and trade during this time. Following are the causes of Great Depression. तो यहाँ पे तुम 4 ही causes लिखे, मैंने ज्यादा भी नहीं लिखे। सबसे पहले पोस्ट वॉर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाज फ्रेजाइल। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन हो गया था जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, दिस मेड वॉर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम होते जा रहे थे। और मैनी कंट्रीज फाइनेंस लोन्स फ्रॉम यूएस, बहुत सारी कंट्री ने लोन्स फाइनेंस करा था यूएस से। अब मैं तुम्हें इसके लिखने का तरीका बताती हूँ। जैसे लोन्स लिख दिया तुमने, उसके आगे इसको एक्सप्लेन कर दो, मेनी कंट्री फाइनेंस लोन्स। ठीक है, ऐसे करके लिखोगे तो थोड़ा सा ही प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, और ऐसे करके 4 पॉइंट्स लिखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। और जो तुम्हारा सब जो हेडिंग हो जैसे लोन्स, उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेनी कंट्री फाइनेंस लोन फ्रॉम यूएस नाउ ओवरसीज लेंडर्स एंड फाइनेंस एट द साइन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएस डबल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज। नेक्स्ट पॉइंट तुमने इंपोर्ट ड्यूटीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज, या हाँ ऐसे भी कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटीज कर लो या इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटीज, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फिर बैंकरप्ट करके थाउजेंड्स ऑफ बैंक बिकेम बैंकरप्ट। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं। उसके अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गिव एनी 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस दिखाया। बेसिकली तुम लोग इसमें से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स, लेस देन मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिमम वेजेस उनको हाई नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, वर्किंग कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है। ठीक है, और भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्या मतलब मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं होती है जैसे कि और उसमें होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओके, इसमें क्वेश्चन इसी के साथ तो क्वेश्चन है लिस्ट एंड दैट लिस्ट द फैक्टर्स दैट एनकरेज एमएनसी टू सेट अप देयर प्रोडक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प एमएनसी टू सेट अप देयर प्रोडक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस? तो सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे लिख दिया द फैक्टर्स दैट प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ एमएनसी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट देखो किसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे स्किल लेबर्स हो, ठीक है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, तो ऐसी जगहों पे कोई भी अपना बिजनेस सेटअप करेगा। ठीक है, तुमने ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि उस पॉइंट को ना पेंसिल से ऐसे हाईलाइट करके आ जाओ, बॉक्स बना दो। ठीक है, उससे एकदम से जो भी आपका एग्जामिनर है उसका ध्यान उधर जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो उस पर्टिकुलर जगह पे, रोडवेज डेवलप्ड हो, रेलवेज पास हो, रॉ मटेरियल एक चीप प्राइस पे मिले, लेबर्स चीप प्राइस पे मिल जाए। ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट हो, ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रोडवेज। ठीक है, तो रोडवेज के क्या क्या मेरिट्स हैं? मैंने यहाँ पे एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज लिखा है, तो बात एक ही है, वही आ गया सेम। तो देखो रोडवेज की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इनको एक स्लोप्स माउंटेन मतलब पहाड़ों में भी बिछाया जा सकता है, जहाँ पे ऐसे ऐसे पहाड़ हैं उनको वहाँ पे भी बिछाया जा सकता है। एज कम्पेयर टू हम लोग रेलवेज को भी नहीं कर सकते हैं, और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं जा सकते हैं उतनी पर्टिकुलर जगह पे। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। देखो हर डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तुम रेलवेज के लिए अगर जाओगे तो तुम्हारे घर के आगे सुनना है, तुम्हें बाहर पर्टिकुलरली तुम्हें उसके लिए भी रोडवेज का यूज करना है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर तुम्हें एयरवेज यूज करना है तो एयरवेज के लिए भी तुम्हें पर्टिकुलरली पहले रोडवेज का यूज करना होगा, तभी तुम एयरवेज को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 5 मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये तुम्हें पूरा लिखना है इसके बारे में। सबसे पहले तो बता दो इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया।
अगर कहीं पे रेजिडेंट्स हैं तो वहाँ पे उनको भी तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री शुड फोकस ऑन रिसाइकलिंग देयर वेस्ट। यस, इंडस्ट्री शुड ऑफ कोर्स फोकस ऑन रिसाइकलिंग देयर वेस्ट। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट। इंडस्ट्री को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए और साथ में ये भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉस बनाने चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए, सिर्फ बना के रखने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्री मस्ट अडॉप्ट ग्रीन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिसाइकल, रीयूज, ये सब यूज कर लें। ठीक है, फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ठीक है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उनको यूटिलाइज करें, इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा हमारा पॉल्यूशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। तो सेम ही आंसर आएगा अगर तुम्हें एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोले या फिर डिक्टेटरशिप बोले, क्योंकि डिक्टेटरशिप में एक जो लीडर होता है उसको हम लोग अपनी उससे चूज नहीं कर पाते अपनी इच्छा से। ठीक है, वहीं पे डेमोक्रेसी में वी हैव राइट टू वोट एंड सेलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। It promotes equality among citizens, enhance the dignity of individual, promotes quality of decision making। अगर कोई particularly, अगर मैं डिक्टेटरशिप की बात करूँ तो उसके पास वो पर्टिकुलर जो डिक्टेटर ने बना दिया एक, मतलब उसने बोल दिया कि हाँ कि इतना है, मतलब इतना है, उसके आगे उसने अगर एक रूल बना दिया, ए रूल, तो वो उसको ए रूल उसका चलेगा, उसके अलावा उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा राइट्स हमारे पास रहते हैं। अगर तुमने एक पर्टिकुलर डिक्टेटर को मतलब एक नाराज कर दिया तो ही कैन पनिश यू, बट यहाँ पे तो क्या फॉलो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कंट्री चलती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी इन अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो क्या क्या है भाई, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, no one will be able to make any promise to people. Also major policy changes, the government may be formed but its utility will remain uncertain। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, द पीपल विल टू द पीपल। हाँ, अगर पर्टिकुलरली किसी जगह पे गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो कोई ओपोजिशन का रोल क्यों ही करेगा। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी। बट फिर तो ये सब कुछ नहीं होगा ना, जो एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता है उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास what are political parties and what are the challenges faced by political parties in India। तो our political party is a group of people having same ideology, they come together and contest election and win them। ठीक है, उसके बाद चार जो उनके साथ मेजर प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसको एक लैक ऑफ डेमोक्रेसी फेस करनी पड़ती है। देखो कैसे, एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर रेगुलर वोट्स नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे जो एक लीडर है वही डिसीजन लेता है, उसके अलावा वहाँ पे मीटिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन, एक पर्टिकुलर पार्टी है उसमें एक पर्टिकुलर जो टॉप लीडर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर कहीं पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर पार्टी है, पार्टी ए, ठीक है, उसका जो हेड है वही उसको उसके फैमिली मेंबर्स ही उसके मिनिस्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपन फंक्शनिंग, कभी कभार ऐसा होता है जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं वो सारी बात पार्टी के मेंबर्स को नहीं बताते हैं। नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर दिखा के इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग जाना चाहें तो वहाँ पे मीनिंगफुल चॉइस की एब्सेंस होती है। जैसे मैंने कहा मुझे ए सिटी में ना और भी चॉइसेस चाहिए, बट वहाँ पे जो अभी जो कैंडिडेट है प्रेजेंट में वही इतना अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा मीनिंगफुल चॉइसेस ही नहीं है। ठीक है, अब नाउ और बाकी सारे लोग भी करप्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वाइल प्रिंटिंग प्रेस ने एक न्यू एरा ऑफ रीडिंग कैसे क्रिएट करा यूरोप में। तो इसका आंसर होगा, देखो प्रिंटिंग प्रेस जैसे ही आई उससे बुक की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ठीक है, लेबर का जो टाइम कंजप्शन था वो भी कम हो गया, एक समय में बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करी जा सकती थी, जो मार्केट था उसमें इतनी सारी बुक्स भर गई और जो रीडर्स थे उनके लिए तो एक नया चीज है ना, और इससे एक न्यू एरा ऑफ कल्चर ऑफ मतलब एक कल्चर हो गया न्यू क्रिएट रीडिंग का। ठीक है, कॉमन पीपल ने भी बुक्स को रीड शुरू कर दिया। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ हियरिंग पब्लिक नाउ देयर वाज रीडिंग। ठीक है, सुनने की बजाय पब्लिक रीड करना चाह रही थी। लिटरेसी रेट एक तरीके से लो हो गया था। टिल 20th सेंचुरी पब्लिशर रीच आउट द पीपल बाय मेकिंग देम लिस्ट टू बुक्स बिगिन रीड आउट। ठीक है, तुम इसमें से कोई भी वैलिड पॉइंट्स लिख सकते हो, जिसमें यहाँ पे 7 पॉइंट प्रोवाइड करें, तुम इनमें से किसी भी पॉइंट को लिख सकते हो, 5 पॉइंट 6 पॉइंट। ठीक है, बहुत है, इनफ है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 5 to 6 पॉइंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले तो सीजनल वर्क। देखो सीजनल वर्क क्या था, एक उनको किसी पर्टिकुलर सीजन में काम मिलता था, और एक देखो जैसे अगर मैं कहूँ उनको समर में काम मिलता था, उसके बाद पर्टिकुलरली उसके बाद उनको काम नहीं मिलता था। ठीक है, या फिर एक मंथ मिल गया, एक्चुअल मंथ इस मंथ मिल गया सपोज करो, अगले मंथ नहीं मिला वही पर्टिकुलर काम, लो वेजेस मिलती थी। एक तो बहुत ही देर में काम मिलता, ऊपर से लो वेजेस, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। वुमेन वर्कर्स, फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मूवमेंट ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इंडस्ट्रियल जॉब। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है भाई काम कम वैसे वैसे हटता जा रहा है ना। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, मोस्ट ऑफ द वर्कर वर लिविंग इन स्लम्स, फैक्ट्री और वर्कशॉप ओनर डिड नॉट हाउस द माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स है, तुम अपनी इच्छा से लिख सकते हो। लिविंग कंडीशन वर पुअर। ठीक है, अभी मैं जो तुमको बता रही थी कि कैसे आंसर लिखना है, देखो इसमें बहुत अच्छे से लिखा है। जैसे यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, ऊपर जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद जैसे इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है सीजनल वर्क। ठीक है, उसके बाद इस सीजनल वर्क को हमने हाईलाइट कर दिया, फिर लो वेजेस को हाईलाइट कर दिया, फिर वुमेन वर्कर्स को हाईलाइट कर दिया, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, सोर्स ऑफ फन एंड लेजर।
ठीक है, ऐसे करके पॉइंट्स को हाईलाइट करते करते आंसर को एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हमारा पास मैप का। ठीक है, मैप बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और भरे भी नहीं जाते हैं एक्चुअली में, बहुत बार सिटीज याद नहीं आती। ठीक है, तो फर्स्ट है द सिटी एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग इंसिडेंट, दैट इज अमृतसर। फर्स्ट का अमृतसर है। नेक्स्ट है द नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रॉक द स्वॉर्ड्स, तो गुजरात दांडी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भिलाई आयरन एंड स्टील पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। लेट मी राइट इट सी। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को इस बार पावर प्लांट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जलियांवाला बाग, मद्रास सेशन। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। कंडाला मेजर सी पोर्ट कहाँ है, तो कंडाला मेजर सी पोर्ट कहाँ है, कुछ में गुजरात में। होप पेपर बहुत ही ईजी होगा। आज भी हम लोग एक और सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे और अभी हमारे पास बहुत सारे डेज हैं एसएसटी के पेपर में, हम लोग रोज सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे।